हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नई कंटेंट के साथ। दोस्तों, हम जो एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं वो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। और इस टारगेट को हासिल करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1012 2024 डेट के एग्ज़ाम को। आज सेट नंबर 5 को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ज़रूरी चीज़, रोज़ाना रात को 8 बजे मैं यूट्यूब पर एक वीडियो को अपलोड कर देता हूं। आप तैयार रहिए इसके लिए, इस वीडियो के लिए। और एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस में फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता हूं। मैं केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात करता हूं और एग्ज़ाम के क्वेश्चन पे बात करता हूं। तो मैं शुरू करता हूं अपने वीडियो को बिना समय गवाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया है, शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी फिनिश द प्रोजेक्ट। अभी आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो मैं आपको पहले बता दूं, डी एन मतलब डायरेक्ट नरेशन, आई एन डी मतलब इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। अगर आपके पास में डायरेक्ट नरेशन में हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आपके पास में हैड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो अभी क्या दिया हुआ, अपोजिट दिया हुआ है, इसको बना दिया है इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि ये दिया हुआ है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हमको चाहिए हैज़ या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। शुरू हो जाइए। यहाँ तो विल हैव दिया हुआ फर्स्ट वाले में, गलत है। सेकंड वाले में हैड दिया हुआ है, ये भी गलत है। थर्ड वाले में ऑलरेडी फिनिश्ड केवल सेकंड फॉर्म दी गई है, गलत है। फोर्थ वाले में हैव दिया हुआ है और थर्ड फॉर्म दिया गया है। इट मीन्स मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 2 क्या कह रहा है, सेंटेंस को आपको पेसिव वॉइस में बनाना है। पेसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो पेसिव वॉइस बनाते समय आपको पहले ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर आपको वाज या वर रखना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी पड़ेगी, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। देखिए, द शॉपकीपर हमारे पास में सब्जेक्ट हो गया, लिफ्टेड सेकंड फॉर्म हो गई, और ये द शटर, ये जो दिया हुआ है द शटर, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। इतना जो पार्ट बचा हुआ है इसको अदर वर्ड कहेंगे आप। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट, तो शटर से सेंटेंस शुरू होगा। यहाँ टू ओपन से स्टार्ट हो रहा है, पहला वाला कैंसिल, द शटर द शटर द शटर। अब उसके बाद में या तो वाज या वर आना चाहिए, यहाँ पे इज आ रहा है जो कि गलत है। थर्ड वाले में विल बी आ रहा है, गलत है। फोर्थ वाले में वाज आ रहा है और थर्ड फॉर्म भी आ रही है, इसका मतलब ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलो बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड वाले में क्या बताना है, पेसिव वॉइस बताना है। आपको क्या बताना है, पेसिव वॉइस बताना है। और पेसिव वॉइस में क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इसको भी मैं आपको जानकारी दूं। देखिए, अगर आपके पास में शुरुआत में, अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस में वाज वर के साथ में फोर्थ फॉर्म आ जाए, तो पेसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे, वाज या वर तो लगाएंगे ही, साथ में आपको बीइंग लगाना पड़ेगा, और बीइंग के साथ में क्या लगाएंगे आप, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो अब मैं कैसे मैनेज करूंगा, क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे वर आ रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रहा है। जब इसको पेसिव वॉइस बनाऊंगा तो पहले मेरे को वर चाहिए होगा, यहाँ पे आर आ रहा है, गलत है। यहाँ हैव आ रहा है, ये भी गलत है। फोर्थ वाले में हैड आ रहा है, गलत है। थर्ड वाले में ही सारी कंडीशन सही आ रही हैं, वर आ रहा है और बीइंग भी आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रहा है। मेरा आंसर यही होने वाला है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा, 4 वाले के अंदर क्या है, आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है सेंटेंस को, कि इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो, मैं कैसे करता हूँ पेपर के अंदर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मैं पहले तो उसका ग्रामेटिकल वे है, ग्रामेटिकल वे काम करे तो ठीक है, नहीं तो एक देसी तरीका है। मतलब ये मैंने खुद ही इस चीज़ को सर्च किया है, ज़्यादातर मेरे आंसर आ जाते हैं इससे। देखिए, ए का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है, लेकिन बी का रिपीटेशन 1 टाइम हो रहा है, सी का रिपीटेशन भी 1 टाइम हो रहा है, तो दोनों को करो कैंसिल। अब ए से ही सेंटेंस शुरू होना चाहिए, इसका एक प्रूफ्ड है अपने पास में। क्यों ए से सेंटेंस शुरू होगा देखेंगे। अगर मैं बी से शुरू करता हूं, सावित्री वाज वन सच ग्रेट आर्टिस्ट। अब सावित्री उनमें से एक महान आर्टिस्ट थी। उनमें से एक महान मतलब, इसका मतलब पहले कोई चर्चा की गई होगी। जैसे भारत के अंदर कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनमें से भगत सिंह एक बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे या देशभक्त थे।
तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पहले बताया जाता है बड़ा ग्रुप, फिर उसमें से किसी एक व्यक्ति को निकाल के बताया जाता, तो बी हो नहीं सकता। अच्छा, सी में देखिए शुरुआत में ही हर आ रहा है। हर किसके लिए आया होगा? सावित्री जी के लिए आया होगा। तो अब इसमें सावित्री के लिए आया होगा। सावित्री पहले एक नाउन है फिर प्रोनाउन है, तो पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, ये भी कैंसिल। अब मेरे को सेंटेंस की शुरुआत में क्या मिलेगा? ए से ही शुरुआत होगी मेरी। तेलुगु मूवी इंडस्ट्री इज प्राउड ऑफ मेकिंग ग्रेट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन। तेलुगु म्यूजिक इंडस्ट्री क्या करती है? कई सारे महान प्रोड्यूसर्स बनाती है, डायरेक्टर बनाती है, आर्टिस्ट बनाती है और म्यूजिशियन बनाती है। फिर बी पॉइंट आएगा। बी क्यों आएगा? क्योंकि पहले मैंने बोला कि पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, इसलिए सी पहले नहीं आ सकता है, पहले तो बी ही आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल। बोल रहे हैं कि सावित्री हैज वन सच ग्रेट आर्टिस्ट हु इन्फ्लुएंस तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री सिंगल हैंडेड फॉर मैनी ईयर। सावित्री उनमें से एक महान कलाकार थी जिन्होंने अकेले ही तेलुगु मूवीज या इंडस्ट्री को अकेले ही हैंडल किया, अकेले ही उसको लंबे समय तक चलाया। हर इनिशियल इंटरेस्ट वाज इन डांस, उनका जो शुरुआत का इंटरेस्ट था डांस में था। सो शी लर्न डांस बिफोर एंटरिंग द मूवी, मूवीज में जाने से पहले उन्होंने डांस को सीखा। शी इज स्टिल वर्शिप्ड फॉर हर मैचलेस एक्सप्रेशन एंड डायलॉग डिलीवरी, उनको आज भी उनके एक्सप्रेशंस के लिए और उनके डायलॉग के लिए जाना जाता है। तो फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला गया है आपको क्या बताना है? ईडियम बताना है। योर गैस इज एज गुड एज माइन। तो इसका मतलब होता है कि कोई मतलब कोई भी जवाब ना होना, है ना, कोई भी जवाब ना होना, है ना। जैसे जैसा मेरी हालत है, जैसे मैं भी किसी चीज को गैस नहीं कर पा रहा हूँ, वैसा आप भी नहीं कर पा रहे हो। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टू हैव नो आइडिया ऑफ आंसर। आंसर में क्या होना चाहिए ये कोई आइडिया नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन 6 पर आएंगे और 6 पे आपको क्या करना है? एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास में आ जाए वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करने वाले हैं? पहले वुड आएगा, फिर हैव आएगा, और देन फिर हम यूज़ करेंगे बीन का, और बीन के बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बस शुरू हो जाइए। द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस वुड हैव थर्ड फॉर्म। अब मुझे आंसर में भी क्या चाहिए? वुड हैव बीन चाहिए। तो क्या यहाँ पे फोर्थ वाले में देखो, क्या वुड बी आ रहा है? गलत हो गया। थर्ड वाले में कुड हैव आ रहा है? गलत हो गया। सेकंड वाले में कुड बी आ रहा है? बिल्कुल गलत है। फर्स्ट वाले में वुड हैव बीन कंट्रोल्ड, पहला ही इसका फाइनल आंसर हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या बताना है आपको? 7 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन वाला मैटर है, तो एक बार फिर से चेक करेंगे। अगर डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास में विल हैव हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हमारे पास आएगा वुड हैव। ठीक है, अब बस शुरू हो जाइए, ढूंढना शुरू कर दीजिए कहाँ पर क्या होने वाला है और हमारा फाइनल आंसर क्या लगेगा, इसको अब हम सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ वुड हैव दिया हुआ है, मुझे क्या बनाना है? विल हैव बनाना है। यहाँ केवल हैव आ रहा है, गलत। यहाँ पे वुड आ रहा है, गलत। यहाँ पे विल आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गलत। यहाँ पे विल हैव आ रहा है, हो गया मेरा आंसर। बस मेरे को ज़्यादा सोचना ही नहीं है, हो गया आंसर। एक और चीज़ जिसमें आपको बता दें, द फॉलोइंग डे दिया हुआ है। फॉलोइंग डे का जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो होता है टुमारो। टुमारो का क्या बनता है? द फॉलोइंग डे बनता है इनडायरेक्ट नरेशन में। क्वेश्चन 8 पर आते हैं। 8 क्या बोल रहा है? ऑल्दो वंस बॉडी लैंग्वेज इज वेरी पावरफुल, यद्यपि किसी की बॉडी लैंग्वेज बहुत पावरफुल होती है, मीडियम और एक्सप्रेशन, ये क्या करता है? विचारों को भी व्यक्त करती है। वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं वर्बली, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं वर्बली एंड डेक्स थ्रू लैंग्वेज, और मौखिक रूप में और लिखित रूप में हम क्या करते हैं? अपने भाषा को व्यक्त करते हैं, विच इज़ अवर मेन वे ऑफ कम्युनिकेशन। दो ही तरीके हैं भैया कम्युनिकेशन के, या तो बोलकर होता है और या फिर लिखकर होता है, या एक्सप्रेशन से भी होता है, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन का। तो वो तीनों चीज़ें उन्होंने बता दी कि पहले बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकता है ना। दूसरा, अगर जैसे किसी ने भौहें चढ़ा रखी है ऊपर की तरफ, तो गुस्से में देख रहा है आपको, ठीक है, और कोई स्माइल करके देख रहा है आपको, तो ये एक्सप्रेशन होते हैं, ये भी लैंग्वेज है। दूसरा फिर वर्बली आप बोलकर बताते हैं, और तीसरा होता है लिखित रूप में। तो अब शुरू हो जाइए।
हाइपरबॉलिक का मतलब क्या था, किसी चीज को बहुत ज्यादा लंबी चौड़े चढ़ाकर बताना, किसी चीज को बोस्टफुली, अतिशोक्ति जिसको बोलते हैं। बेनफुली का मतलब क्या होता है कि काफी ज्यादा कोई खराब सा हो। बेन का मतलब होता है अभिशाप, है ना, आप इसको बोल सकते हैं विषैला, है ना, पॉइजनस भी बोल सकते हैं आप इसको। एनिमिकली का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, ब्लड की कमी हो, लैक ऑफ ब्लड, एनेमिक होते हैं ना, लैक ऑफ ब्लड। और टेक्सचुअली का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या कर सकते हैं आप, उसको लिखित रूप दे सकते हैं या शाब्दिक रूप दे दिया आपने उसको, शब्द दे दिए, ठीक है, शाब्दिक रूप में, शाब्दिक रूप में। तो यही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टेक्स्ट बुक होता है ना, लिखा हुआ रहता है। अच्छा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवर ऑफ चाइना ए हवांग हो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईस्टर्न फेस ऑफ द तिब्बत। चाइना की एक महान नदी है जिसका नाम क्या है, हवांग हो है, और जो कहाँ से बहती है, तिब्बत के पूर्व से बहती है। तो देखो, कभी भी नदी के नाम के आगे ए नहीं आता, नदी के नाम से पहले क्या आता है, द आता है। चाहे भारत की नदी हो चाहे विदेश की नदी हो, दी का यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। वेन आई सॉ हर शी राइट अ पोयम विद फुल अटेंशन। जब मैंने उसे देखा, वह पूरे ध्यान पूर्वक क्या कर रही थी, पोयम लिख रही थी। तो जब मैंने देखा और वो लिख रही थी, तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा शी वॉज राइटिंग अ पोयम, वो क्या कर रही थी, एक पोयम लिख रही थी। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ। अच्छा, मैं इसकी कंडीशन आपको और बता दूं, ट्रिक ट्रिक क्या है इसके अंदर थोड़ा सा। इसमें ये था कि अगर वैन आ जाता है तो वैन के साथ में जो पार्ट होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, और वैन के बाद में जो पार्ट होता है उसमें क्या आता है, वाज या वर्ब, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ठीक है। जब जब मैंने उसे देखा, वह अखबार पढ़ रहा था। जब एक काम चल रहा हो, अचानक से दूसरा व्यक्ति आ जाए, तब इस कंडीशन का यूज किया जाता है। द हेड मिस्ट्रेस सेड व्हाट अ परफॉर्मेंस। हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि क्या अच्छी परफॉर्मेंस है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो अब इसको समझेंगे, क्या बोल रहा है ये। सेंटेंस में हम कहीं ना कहीं पे एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है। तो जहाँ पे सैड लगा हुआ है उनको तो हटा दीजिए, जहाँ पे प्रेज्ड लगा हुआ है उसको भी हटा दीजिए। तो मैंने सैड की जगह पे किसका यूज करना है, एक्सक्लेम्ड का। और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा दैट लगता है, यहाँ पे दैट लगा हुआ है, यहाँ पे वट लगा हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। सैड को हटा के एक्सक्लेम लगाया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के मैंने दैट लगाया। अब थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, इसमें कहीं पे सब्जेक्ट नहीं है अवेलेबल। जब सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता तब हम इट का यूज़ करते हैं। फिर इट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ गई, वाज, ठीक है। ये सब आपको अपने मन से समझना पड़ेगा वहाँ पर। फिर आ गया ए आर्टिकल आ गया। सर ये ग्रेट वर्ड क्यों आया, क्योंकि ग्रेट किसके बराबर होता है, वर्ड के बराबर होता है, कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, इसलिए ग्रेट का यूज़ किया गया। चलिए अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ रिकम्बेंट। रिकम्बेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लेटा हुआ हो, है ना, जो क्या हो, गिरी, ऐसे मतलब कोई भी चीज़ क्या है, जैसे टेबल है तो टेबल के ऊपर ऐसे बुक रखी हुई है लेटी हुई, तो उसको रिकम्बेंट बोलते हैं। अप स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल खड़ा हुआ हो, बिल्कुल, है ना, तो स्टैंड कह सकते हैं इसको। प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है कि लाइंग फ्लैट। लाइंग फ्लैट का मतलब क्या होता है, लेटा हुआ, लाइंग फ्लैट। अपराइट का मतलब भी बिल्कुल सीधा होता है। और रिव्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दोबारा से देखना, उसकी समीक्षा करना, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिनोनिम पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। वीनस डिड नॉट हैव एनी मून। वीनस का कोई भी चंद्रमा नहीं है, और सैटेलाइट, और कोई सैटेलाइट भी नहीं है, और इवन अ डैश फील्ड, और उसका कोई फील्ड भी नहीं है। तो फील्ड किसका होता है बताइए, बहुत आसान हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भैया। कोई चुंबकीय बल भी नहीं है वहां पर। एंड इट डिड नॉट हैव एन एटमोस्फेयर, उसका एटमोस्फेयर भी नहीं है। शॉर्ट ऑफ सिमिलर टू अर्थ एक्सपेक्टेड इट वाज सुपर हॉट। और वो चंद्रमा, वो जो है भारत से ज़्यादा गर्म है, यानी पृथ्वी से ज़्यादा गर्म है वो, ठीक है। तो यही होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अच्छा, म्यूजिकोलॉजिकल का मतलब क्या होगा, जिसमें रिलेटेड टू म्यूजिक, है ना, रिलेटेड टू म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड। अच्छा, पैडागॉगिक का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू एजुकेशन। क्या हो जाता है, रिलेटेड टू एजुकेशन।
शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन। ग्राफोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, रिलेटेड टू ग्राफ, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं ना उसका। तो अभी मेरा जो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पर। आई नो अ पर्सन हु पेरेंट्स लिव इन मिलन। मैं जानता हूं उस व्यक्ति को जिसके माता पिता कहाँ रहते हैं, मिलन में रहते हैं, यानी अधिकार की बात है। जिस व्यक्ति के माता पिता मिलन में रहते हैं, तो हुज पेरेंट्स आएगा, यही इसका आंसर आएगा। कौन से चैप्टर से पूछा गया है, रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर से पूछा गया है ये। ठीक है। और मैं बार बार बच्चों को गरज गरज के कहता था, बेटा तैयार कर लो, हु, विच, दैट, हुम, हुज, गारंटेड क्वेश्चन आएगा। अब आ गया क्वेश्चन, तब तो मना कर रहे थे सर नहीं आया है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब तो बेटा मेरे पास प्रूफ है, अब तो मैं यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ प्रूफ को कि देखो आया है कि नहीं आया। मेरे ऑफलाइन वाले रजिस्टर चेक करो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा। यूट्यूब एक ऐसा मंच है, आपने जो भी बोला है वो यहाँ पे सेव रहेगा, और जैसा बोला गया वो वैसे ही सेव रहेगा। ठीक है। अभी ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे थे कि सर आएगा नहीं, आएगा नहीं। बेटा जैसा मैं बोल रहा हूँ ना स्टेनो में, वैसा वैसा आप तैयार कर लीजिए, विश्वास कीजिए आएगा बेटा। देखो मेरे को स्टेनो लाइन में बहुत तरीके से हाथ लगे हैं, है ना, मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव है। हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना, मैं मेरिट में नहीं आ पाया, लेकिन जितना मैं पहुंचा, जहां तक मैं पहुंचा, लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं पहुंचा, मेरिट में आउट हुआ, तो मैं वो सारा अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ मैं, है ना। चलिए, द रेन विल नॉट हैव स्टॉप। अरे हैव के बाद में कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड फॉर्म आती है। सो क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड। हो गया आंसर, कितना सिंपल था यार। बिफोर द मैच बिगिन, मैं आपको कई बार चिल्लाता रहा बेटा बिफोर वाला स्ट्रक्चर तैयार कर लो, बिफोर वाला तैयार कर लो, बिफोर वाले में से क्वेश्चन आएंगे। तो आ रहा है क्वेश्चन, अब और कैसे बताऊं मैं, क्या कर सकता हूँ, आपने नहीं पढ़ा, मैं क्या कर दूंगा। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ बेटा, पढ़ लो आप लोग, समझो माता पिता की घर की स्थिति को। कोई दूसरा नहीं है आपके परिवार के लिए लड़ने आने वाला, तुम ही हो जो करने वाले हो। अच्छा, ही इज डैश फॉर द जॉब, गुड, ही इज गुड डैश फॉर द जॉब, वह इस नौकरी के लिए बिल्कुल फिट है। पार्टली का मतलब होता है आधा आधा, थोड़ा फिट है, थोड़ा अनफिट है। ऑल टुगेदर एक साथ नहीं, रादर मुश्किल से ही फिट है। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त रूप से, यानी काफ़ी वो इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट है, काफ़ी फिट है। 17 पर आ जाइए, आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है टैसिटर्निटी। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला, है ना, इसको बोलते हैं कम बोलने वाला, कम बोलने वाला मतलब कम बातचीत करेगा। ठीक है। इलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, जिसको बोलने की कला आती हो, टैलेंट, साफ साफ लिखूं मैं, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, इसको क्या है, बोलने की कला आती है, बहुत अच्छे से बोलता है। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, बातूनी होता है, एकदम से बात करता है, ये शुरू हो जाए तो बंद नहीं होगा, बैबलर, चैटर। ठीक है। साइलेंस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, काम। और टैक्टिक्स का मतलब क्या हो जाता है, युक्ति या कोई ट्रिक हो, चालाकी। मैं कौन सा वाला टिक करूंगा, मेरे को सिनोनिम बताना है। कम बोलने वाला व्यक्ति क्या बैठता है, शांत बैठता है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, चलो आगे की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज करके देखूं मैं, बार बार रेड से ही मैं लिखता था, क्या करूं, ग्रीन करके देखूं मैं। चलो, आई स्टेड, क्या बोला गया, आई स्टेड इन माई होम टाउन विद माई पेरेंट्स ऑन द पेंडेमिक। देखिए मैं अपने घर में रुका, अपने होम टाउन में रुका, अपने पिताजी के साथ, पेरेंट्स के साथ में रुका ऑन पेंडेमिक। ऑन पेंडेमिक क्या होता है यार, ड्यूरिंग पेंडेमिक होता है, पेंडेमिक के दौरान, यानी जिस समय कोरोना फैल रहा था उस समय मैं अपने परिवार के साथ घर पे बैठा हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ही सैड शैल आई एवर रीच माई डेस्टिनेशन। उसने कहा कि क्या मैं अपने डेस्टिनेशन पे कभी पहुंच सकता हूं। अब सेंटेंस को क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। और इसमें ध्यान रखिए, आप जब कभी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आप आस्क्ड का यूज़ कर सकते हैं,
या इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं वांडर्ड का यूज़ कर सकते हैं, दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो बस शुरू हो जाइए। सेड की जगह सेड दिया हुआ है जो कि गलत है हमारे पास में। यहाँ पर सेट दिया हुआ है, अगेन गलत है हमारे पास में। यहाँ वांडर्ड दिया हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 क्या बोल रहा है? द डे इज लॉन्गर देन ईयर्स ऑन वीनस। वीनस पर जो दिन होते हैं वो वर्ष से ज़्यादा बड़े होते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी पे जो एक वर्ष है, मान लीजिए, हो सकता है वीनस पर जो है दिन बड़े हों और वर्ष छोटे हों वीनस पर, ऐसी कंडीशन है। अपने यहाँ पे वर्ष बड़े हों, दिन छोटे हों। तो वही चीज़ आपको बताना है यहाँ पर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अ डे इज लॉन्गर देन द ईयर। अच्छा, जब ए आर्टिकल आएगा तो दोनों तरफ ए आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर ए डे इज लॉन्गर देन अ ईयर, मेरे ख्याल से यही सही आंसर है, क्योंकि दोनों तरफ पे आर्टिकल आ रहा है और यही फाइनल आंसर होना चाहिए। एक बार आप आंसर शीट को ज़रूर चेक करेंगे। मेरे हिसाब से तो यही फाइनल आंसर है और मैं 100% क्लियर है वो, तो अब यही होगा आंसर और कोई मैच भी नहीं हो रहा प्रॉपरली आंसर। ठीक है, एक्चुअली क्या आपके साथ में ही मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, तो चीज़ें आपके साथ में ही देखनी पड़ती हैं मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारे पास में? बोल रहे हैं यहाँ पे द डॉक्टर एडवाइज्ड। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? हमको एडवाइस कर रहे हैं। अरे कलर क्यों नहीं आ रहा इसमें? चलिए, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक बेड रेस्ट एंड ईट न्यूट्रिशन फूड। अब देखो, कभी भी आपको मैंने बताया था सेड टू किस में बदलता है, जल्दी बताइए। सेड टू बदलता है एडवाइज्ड में। ठीक है, और एक और चीज़ याद दिला दूं कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं TO2 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब हम लोग शुरू करेंगे कि कहाँ से कहानी शुरू हुई होगी, किसने किसको एडवाइस किया होगा। देखो, द डॉक्टर तो ठीक है, द डॉक्टर ठीक है। अच्छा, यहाँ टोल्ड आ रहा है, इसको साइड वाइज करिए। यहाँ पे सेट टू आ रहा है, ठीक है, सेट टू आ रहा है, सेट टू आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। टू को हटा के हमने क्या लगाया? इन्वर्टेड कॉमा लगाया, बिल्कुल सही है। अच्छा, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मुझे आराम करना चाहिए, तो डॉक्टर ने बोला होगा, डॉक्टर ने बोला कि मुझे आराम करना चाहिए, ये सीधे शब्द होने चाहिए। डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे कहा कि मुझे आराम करना चाहिए। कभी भी ध्यान रखिए कि कभी भी एडवाइस्ड वाला सेंटेंस आता है ना, तो उसकी शुरुआत कभी भी सब्जेक्ट से नहीं होती है। देखो, ये सब्जेक्ट आ रहा है, ये भी सब्जेक्ट आ रहा, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। उसकी शुरुआत हमेशा मेन वर्ब से होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो मेरा जो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यही मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स आपको बताना है दिए गए वर्ड का। नैरो का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होती है ना। कोई चीज़ क्या हो? पतली दुबली सी हो, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं आप यार? आ, क्या बोलते हैं, जैसे कोई गली क्या पतली दुबली होती है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्रिय सी हो, श्रिंक हो काफ़ी ज़्यादा, है ना। बिल्कुल पतली दुबली सी कोई जगह हो, लेन श्रिंक। अच्छा, माइल्ड का मतलब क्या होता है बताइए? कोई चीज़ हल्की हो, टेंडर हो, कोमल हो, ऐसे। अच्छा, ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, वाइड। स्लेंडर का मतलब क्या होता है बताइए? सिलेंडर का मतलब भी क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, क्लीन। और स्ट्रेट का मतलब तो सभी को मालूम है कि सीधा होता है इसका मीनिंग। अभी करना क्या है आपको? नैरो का मतलब होता है श्रिंक, पतला दुबला। आपको जैसे गली है, गली कैसी है? पतली दुबली है। और एक गली क्या है? चौड़ी है। तो ब्रॉड आएगा इसका फाइनल आंसर, हाँ, और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ूँ आगे की तरफ। ये फ्री हिट क्वेश्चन आए थे, देखिए एसएससी कुछ ऐसे फ्री हिट क्वेश्चन देता है, वो चाहता है कि बच्चे आए, है ना। बस बच्चे क्या है, पढ़ नहीं रहे हैं प्रॉपर। अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। मेरी नज़र में मेरा मानना ये है, अगर आपका मैथ्स वीक है तो अगर आप इंग्लिश में क्या होते हैं उसके खास टॉपिक्स हैं उन्हीं को तैयार कर लीजिए। जैसे अगर आपके 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस के, 10 क्वेश्चन नरेशन के हैं, 20 क्वेश्चन तो यही हो गए। फिर देन वोकैब है, वोकैब भी वो पिछले 5 साल का ही रिपीट मार देते हैं। इससे तो बढ़िया देखो, अगर आप CGL के अगर आपने 2022 से लेकर 2025 तक का 2024 तक का वोकैब भी आप तैयार कर लोगे तो उसमें से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अक्सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये SSC CGL के ही कई कंसेप्ट इसमें आपसे पूछते हैं। और वोकैब में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे ऑप्शन में से भी उठा के पूछ ले, ऑप्शन में से ऑप्शन को उठा लें और उसको क्वेश्चन बना दें। पहले जो क्वेश्चन था उसको ऑप्शन क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शनों को उठाएंगे, 4 ऑप्शंस को क्वेश्चन बना के प्रेजेंट कर देंगे नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। अक्सर मैंने ये देखा ऐसा होता हुआ इसके अंदर। वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द डिपार्टमेंट ओवर लास्ट ईयर।
तो अगर आप इस कंडीशन को देखेंगे यहाँ पर आपके पास में कौन सी वॉइस है बेटा, ये बताइए। ये आपके पास में एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हैज़ या हैव के साथ में आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करते हैं, हैज़, हैव और बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज़ करते हैं आप। तो बस मेरे को इसी का ही यूज़ करना है, तो शुरू हो जाऊंगा। यहाँ पे वाज आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ इज़ बीइंग आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ इज़ रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ हैज़ बीन आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद एन एरर। आपको आइडेंटिफाई करना है सेगमेंट को जिसमें क्या आ रही है, एक एरर आ रही है। इफ वी वर मीटिंग एट, अगर हम 6 बजे मिल रहे थे, वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा समय होगा। अरे देखो, अरे टेंशन मत लो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा गुमराह कर दिया गया है सेंटेंस के अंदर, और तो हम गुमराह नहीं होंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था, इफ़ आ जाए, इफ़ के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है, और दूसरी साइड पे क्या आता है, विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो यहाँ पे विल आ रहा है, और ये जो हैव है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपने सुना होगा हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, वो ठीक है, ये विल हैव वाला विल हैव नहीं है, टेंस वाला विल हैव नहीं है, इसमें केवल विल है और विल के बाद में हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अभी मेरा आंसर आने वाला है, वी के तुरंत बाद में क्या चाहिए होगी, या तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। वी के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है, इतने को मैं हटाकर इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मीट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरा फाइनल जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये मेरा फाइनल है। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 25 पर। एक्सेजरेट का मतलब क्या होता है, लंबी लंबी फेंकना, बोस्टिंग करना, अपनी तारीफों के पुल बांध देना, ठीक है। अच्छा, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है बताइए, किसी को क्या कर देना, अवॉइड कर देना, अनदेखा कर देना। एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, किसी को सजाना, डेकोरेट करना, डेकोरेशन। एडॉर्न, एडॉर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टेट का मतलब क्या होता है बताना, कम बताना, किसी को क्या करना, किसी के बारे में ज़्यादा ना बताना, मतलब उसकी बातों को छुपा लेना, कम बताना, ठीक है। और एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, प्रेसराइज करना, किसी चीज़ पे जोर देना या बल देना, प्रेसराइज करना। अभी देखिए, एक्सेजरेट का मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना, और अंडरस्टेट का मतलब क्या होता है, शांति से बैठे रहना, कम बताना किसी के बारे में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, मैं एक वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चन लेता हूं। मैं आज मैंने 1 से 25 तक कंप्लीट करा दिया, कल की जो मेरी वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें 26 से लेके मैं 50 तक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में इतना ही था, अच्छे से पढ़ाई करें, बार बार ऐसा मौका नहीं आता है, हर बार पेपर आसान नहीं आता है। नेक्स्ट ईयर अगर आप पेपर दोगे, भगवान करे इसी साल हो जाए, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम दोगे तो उसका लेवल बहुत बढ़ने वाला है। तो तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, ध्यान रखिए आपके माता पिता आपके सफल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।